है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड, जो हमारी सीरीज़ थी लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसके अंदर हम हर क्वेश्चंस के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको लेकर चलते हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर हो जाएं। उस सीरीज़ का आज हमारा 10वां पार्ट है और आज हम कवर कर देंगे 500 क्वेश्चंस को। ठीक है, टॉप 2100 क्वेश्चंस की है पूरी लूसेंट आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस वीडियो है उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है चचनामा, एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखिए यह प्रश्न दो तरीके से बन सकता है। पहला आपको पूछेगा ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। और अगर पूछा जाता है ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था रवि कीर्ति ने। ठीक है, और कई बार तीसरा प्रश्न भी बनता है कि जो रवि कीर्ति था यह किसके दरबार में रहता था, तो यह पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय था यह चालुक्य राजा था। ठीक है, चालुक्य आपको पता है तीन प्रकार के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे और बेंगी के चालुक्य थे। इनके बारे में अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? तो भारत में मनुष्य से संबंधी जो पहला प्रमाण मिला है वह नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, अगला है, दूसरी बौद्ध संगीति यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उस समय जो शासक था, शासक का नाम था काल अशोक। ठीक है, काल अशोक उस समय शासक था और इस संगीति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था सबाकामी। ठीक है, अभी हमने बात करी कि 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगीति थी वह 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी, 483 में। ठीक है, इसको गलत लिख दिया मैंने, 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी और उस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। ठीक है, पहली वाली। दूसरी वाली की हमने बात कर ली क्वेश्चन में। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन होता है 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में। ठीक है, ये होती है पाटलिपुत्र में, और जो पहली वाली होती है वो राजगृह में होती है। और जो अंतिम होती है चौथी बौद्ध संगीति ये होती है पहली शताब्दी में, कुंडल वन में यह होती है और इस समय जो शासक था वो था कनिष्क। ठीक है, अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? देखिए हर्षवर्धन ने अपने पूरे साम्राज्य को कई सारे प्रांतों में विभाजित किया था और उन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, और फिर उसने भुक्ति को कई सारे जिलों में विभाजित किया था और उस जिले को कहा जाता था विषय। तो आपको पूछा जा सकता है हर्षवर्धन काल में जिलों को क्या कहा जाता था? विषय। और फिर इन विषयों को, इन जिलों को उसने कई सारे तहसीलों में विभाजित किया था और उन तहसीलों को कहा जाता था पाठक। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण करी थी? देखिए पुलकेशिन द्वितीय, मैंने भी आपको बताया ये चालुक्य वंश का शासक था, वातापी के चालुक्य। ठीक है, और इसने जब हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी के तट पर तो इसने परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करी? परमेश्वर की। इसी प्रकार एक पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, तो उस नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसने वातापी कोड की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, वातापी कोड की उपाधि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वातापी का चालुक्य था। अभी हमने शुरुआत में भी बात करी थी क्योंकि चालुक्य 3 वंश आए थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। तो आपको ध्यान रखना है जो पुलकेशिन द्वितीय था यह वातापी का चालुक्य था। ठीक है, प्रश्न बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के किस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत माना जाता है? देखिए महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था इसने। ठीक है, और इसकी जो मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत मानी जाती है वो मानी जाती है नगरकोट का हमला। जो इसने नगरकोट पर हमला किया था वो इसकी मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत मानी जाती है। ठीक है, अगर बात करें महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण, जो इसने 1025 में किया था। और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो इसने जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, प्रश्न बनते हैं।
अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के तुरंत बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना था। देखिए हमको पता है कि इल्तुतमिश के बाद उसकी जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की सुल्तान बनती है, शासक बनती है। लेकिन इल्तुतमिश के तुरंत बाद अगर पूछा जाएगा तो रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का पुत्र था ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक होता है। इसके शासनकाल में इसकी एक माँ थी शाह तुकारान, ठीक है। तो शाह तुकारान इसकी माँ थी जो कि कई ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी राजकाज चलाने में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शाह तुकारान किसकी माँ थी, रुकनुद्दीन फिरोज की। और बाद में इसको गद्दी से हटाकर गद्दी पर बैठाया जाता है रज़िया सुल्तान को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मोहम्मद बिन जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक ज़रूर बनता है, लेकिन तुरंत इल्तुतमिश नहीं बनता है। उससे पहले भी उसका एक पुत्र होता है आरम शाह, तो वो शासक बनता है और फिर इस आरम शाह को इल्तुतमिश इसकी हत्या करवाता है और फिर इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो आपको याद रखना है तुरंत बाद कौन बना था इल्तुतमिश के, तो वो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। अगला प्रश्न है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए राक्षसी तंगड़ी जिसको हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, जिसको हम बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, ये होता है 1565 में। और यह युद्ध क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, 1565 में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। इसके अन्य नाम है तालीकोटा का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ उस समय दक्षिण भारत के 4 राज्य वहाँ पे युद्ध कर रहे थे। कौन कौन युद्ध कर रहे थे, एक था बीजापुर, दूसरा था अहमदनगर, एक था गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। तो ये जो 4 राज्य थे ये विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण करा, इन्होंने हमला करा। और उनका जो नेता था इन चारों राज्यों का, इनका नेता था अली आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह इनका नेतृत्व कर रहा था। एक और चीज़ आपको यहाँ पे पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बहमनी राज्य था, कहानी शुरू होती है बहमनी राज्य से। आपको पता है बहमनी राज्य 5 राज्यों में टूट जाता है बाद में जाके, ठीक है, 5 राज्यों में टूटता है और इनमें से 4 राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। तो आपको प्रश्न बनता है वो 5वां राज्य कौन था जिसने युद्ध नहीं करा विजयनगर साम्राज्य के अगेंस्ट, तो उसका नाम था बरार, ठीक है। तो 5 राज्यों में टूटता है लेकिन बरार ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं किया था। बाकी जो अन्य 4 थे अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन्होंने वहाँ पे लड़ाई करी थी, ठीक है। नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह और जो विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था राम राय, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना किसने करी थी और कब करी थी। अगला है, किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। देखिए बीरबल की हत्या हो गई थी यूसुफजाइयों के जो विद्रोह चल रहा था उस समय, वहाँ इसको अकबर ने भेजा था, लेकिन वहाँ पे उन्हीं आपसी लोगों के द्वारा, जो अकबर के ही लोग थे, उन्हीं के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और बीरबल की वहाँ पे हत्या कर दी गई, ठीक है। तो 1586 की ये घटना है जब यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बीरबल का वास्तविक नाम था वो था महेश दास, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। बीरबल के अगर हम जन्म की बात करें तो 1528 में बीरबल का जन्म होता है और पहली बार ये अकबर के दरबार में जाता है 1556 में, ठीक है, जब अकबर शासक बनता है। अगला है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ था। देखिए औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच शाहजहां को जब वो बंदी बना देता है औरंगजेब, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो 3 युद्ध इनके बीच लड़े जाते हैं। पहला युद्ध था धर्मट का युद्ध जो कि 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया, इसमें औरंगजेब जीता, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध, ये 29 मई 1658 में उसी महीने में लड़ा गया, अगले महीने लड़ा गया उसी साल, इसमें भी औरंगजेब जीता। और अंतिम युद्ध लड़ा गया देवराई का युद्ध मार्च 1659 में और इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई। इसके बाद दारा शिकोह को बंदी बना दिया गया और 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह की वहाँ पे हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि औरंगजेब ने अपना कुल मिला के 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था, ठीक है। पहली बार जब इसको पता चला कि शाहजहां की तबीयत खराब है, इसको लगा शाहजहां मर गया, तो इसने अपना तुरंत वहाँ पर राज्याभिषेक करा दिया 1658 में। लेकिन जब इसे पता चला शाहजहां अभी जिंदा है और फिर इसके युद्ध हुए दारा शिकोह के साथ, तो इसने दारा शिकोह को हराने के बाद मार्च 1659 में इसने हराया और उसके बाद जून 1659 में इसने अपना दिल्ली के अंदर दोबारा से राज्याभिषेक कराया था, ठीक है।
अगला है मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में ऐसी भूमि जो सीधा जो बादशाह होता था, सम्राट होता था, उसके नियंत्रण में रहती थी, उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा एक भूमि होती थी जिसके ऊपर लगान नहीं लिया जाता था, जिसको लगानहीन भूमि बोला जाता था। उस भूमि को मिल्क या फिर मदद ए माश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और एक और चीज़, उस समय जो तनख्वाह के बदले भूमि दी जाती थी उसको जागीर बोला जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इजी बात है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने किस वर्ष पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया था। देखिए, अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय अपना, पहले उनका सूरत था लेकिन बाद में उन्होंने बम्बई को बनाया 1687 में। ठीक है, अब बात करते हैं बम्बई की। देखिए, बम्बई की अगर आपको बात ध्यान होगी, 1661 में जो इंग्लैंड का राजकुमार होता है चार्ल्स द्वितीय, उसकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा थी। ठीक है, और उसके बाद पुर्तगालियों के कब्जे में था पहले बम्बई, तो इन्होंने दहेज में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, जो अंग्रेज़ों का सम्राट था, चार्ल्स द्वितीय राजकुमार था, उसको दे दिया। और राजकुमार ने, जो चार्ल्स द्वितीय था, उसने 1668 में जो बम्बई था उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सौंप दिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला? 1668 में। उसके बाद जो गेराल्ड ओंगियर था, तो गेराल्ड ओंगियर को श्रेय जाता है बम्बई को बसाने का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली जब बम्बई थोड़ा सा विकसित वहाँ पर हुआ 1687 में, ये अंग्रेज़ों का पश्चिमी तट का मुख्यालय वहाँ पर बन गया। अगला है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने, जिसने किसके काल में किया था? उस समय जो भारत का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी। तो देखिए, भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई, यह 1865 में की गई थी। और उस समय जो भारत का वायसरॉय था वो था लॉर्ड लॉरेंस। ये आपको पूछा जा सकता है कि जब भारत और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई समुद्री मार्ग से, उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहरमल ने किया था। और यह प्रश्न पेपर में बन चुका है कि भगत जवाहरमल का संबंध किस विद्रोह से था, किस आंदोलन से था। तो इनका संबंध कूका आंदोलन से था। ठीक है, पंजाब में यह चलता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता पूरे अपने जीवन काल में केवल एक बार करी थी, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन होता है उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? केवल एक बार। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। ठीक है, अगला है, वर्ष 1939 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था। इसको करेक्ट कर देना, ये 1839 होगा। ठीक है, तो इस सभा का जो गठन किया था वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो यह कथन किसका था। तो देखिए, जो यह कथन था साम्राज्यवाद का नाश हो, यह दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए, इंग्लैंड के अंदर दो राजवंश थे, एक था लैंकस्टर और एक था यॉर्क। उन दोनों राजवंश के बीच होता है गुलाबों का युद्ध। तो ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में। ठीक है, कब होता है? 1455 से लेके 1485 के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसको वॉर ऑफ रोजेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो सौर ज्वाला है उसे नॉर्थ पोल पर ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन, यहाँ पे इसको किन कर देना। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो एस्टेरॉइड होते हैं, वो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इन दोनों के बीच में ही पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस नदी को चीन का शोक बोला जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एमंडसन, जो कि 1911 में पहुंचा। और आपको पूछा जा सकता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पेयरी, जो कि 1909 में पहुंचता है। ठीक है, तो एमंडसन 1911 दक्षिणी पोल, रॉबर्ट पेयरी 1909 उत्तरी पोल। अगर एमंडसन की बात करें तो यह नॉर्वे का था और जो पेयरी था यह अमेरिका का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो गोल्डन गेट जो है, स्वर्ण द्वार का शहर किसको बोला जाता है? तो यह बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में आता है। ठीक है, और यहीं पर एक प्रमुख जो पार्टी थी उसका गठन किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। आप मुझे कमेंट बताएंगे किसका यहाँ पे गठन किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। अगला है, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इन दोनों की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और दोनों की मुद्रा की बात करें तो वहाँ दोनों देशों की मुद्रा है। ठीक है, आपको दोनों याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह यांग्याप दर्रे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर ये दोनों नदियां मिलती हैं और फिर मेघना नाम से ये आगे बहती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेघना कहा जाता है गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को। एक और प्रश्न पेपर में बना था अभी हाल ही में किसी एग्जाम में कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, बराक नदी, तो यह जो है यह मेघना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो स्वर्ण क्रांति है इसका संबंध है बागवानी से। जो सुनहरी क्रांति है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, सुनहरी क्रांति यह फल उत्पादन से है, और पीली क्रांति इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है यह नागपुर में स्थित है। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष यह 1993 में बनाया गया था और उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपको जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, इनके दौरान क्या क्या काम हुए, क्योंकि देखिए हर किसी न किसी योजना के तहत कुछ ना कुछ काम हुआ है तो आपको डायरेक्टली पूछ लेता है। कभी पूछ लेता है नाबार्ड की स्थापना कौन सी योजना के तहत हुई, सिडबी की स्थापना कौन सी योजना के तहत हुई। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, नरेगा की शुरुआत अगर आपको पूछा जाएगा 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसके आगे नरेगा के आगे जो महात्मा गांधी लगाया गया था तो मनरेगा इसका नाम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2009 नाम परिवर्तित किया गया और नरेगा की अगर शुरुआत पूछेगा तो 2006 में ये शुरुआत हो गई थी। फ्रेंड्स, थोड़ा आज तबीयत भी ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो आपको थोड़ा सा को मैनेज करना होगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है, सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्रों का प्रचलन कब शुरू हुआ था? देखिए, वर्तमान में जैसे सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो आती है तो पहले अशोक स्तंभ आता था, लेकिन 1996 के बाद से सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर आती है। ठीक है, पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर 500 रुपये के नोट पर छापी गई थी 1987 में। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है यह आई है फ्रांस से। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की नियुक्ति पर, इसको की कर देना, बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है? तो किसी भी कारखाने में या किसी भी जोखिम वाले कार्य में, कंपनी में आप 14 वर्ष से बच्चे को नियुक्ति नहीं दे सकते, यह कहता है आर्टिकल 24।
किस उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? देखिए बंद यानी कि जो बढ़ाते हैं ना, हड़ताल बुलाते हैं, तो सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था केरल हाई कोर्ट ने 1997 में। ठीक है, अगर केरल हाई कोर्ट की बात करें तो इसका जो ये स्थित है यह एर्नाकुलम में स्थित है और इसके अधिकार क्षेत्र में देखिए केरल तो आता ही आता है, लेकिन लक्षद्वीप भी है इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, लक्षद्वीप। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा से कब पारित हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। पूछेगा आपको क्या पूछ रहा है, आपको बस वो ध्यान देना है। लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से ये कब पारित हुआ था? ठीक है, तो लोकसभा से यह 6 अगस्त 2019 को पारित हुआ और राज्यसभा से 5 अगस्त 2019 को यह पारित हुआ था। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे डेट आगे पीछे दे सकता है। ठीक है, आपको पूछेगा लोकसभा से कब पारित हुआ, सबसे पहले दे देगा 5 अगस्त। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रगान का जो वर्तमान धुन हम गाते हैं जनगण मन का, तो उसका जो वर्तमान धुन है, जो संगीतमय धुन है, वह बनाई है कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए जो नेशनल एंथम है ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में यह लिखा गया था। संविधान सभा ने इसको कब भारत का राष्ट्रगान घोषित किया या कब इसको स्वीकार किया, इसका हिंदी वर्जन को, वो किया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, यह आपको पता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन होता है, सबसे छोटा वाला जो इसका है, उसको गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड का समय लगता है, जिसमें केवल ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन वहाँ पे गाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था? यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी की। तो जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। अगला है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वॉटसन ने रडार का आविष्कार किया था 1930 में। क्रेडिट किसान, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? 1998 में उस समय इसकी शुरुआत की गई थी और उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था, जिसको 1981 में प्रक्षेपण किया गया था जिसका। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा भारत का ओवरऑल जो पहला उपग्रह था वो कौन था? वो था आर्यभट्ट, जिसको 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, लेकिन अगर संचार उपग्रह पूछेगा तो एप्पल था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट कब किया था? तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वह 18 मई 1974 में किया था, जिसको पोखरण में किया था। ठीक है, राजस्थान में ये आता है और इसका जो कोड नेम था, उस ऑपरेशन का जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और अगर बात करें जो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 13 मई 1998 में। ठीक है, और उसका जो नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन शक्ति 98। ठीक है, अगला है नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन है इसकी लोकेशन है पुणे में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। और अगर पूछा जाए हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल में बनी थी। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो बैंक नोट जारी किया था सबसे पहले स्वीडन ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको हम बोलते हैं IAEA, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ का हमारा पार्ट 10 था। 500 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। 2100 क्वेश्चन की सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगे होंगे, जो हमने एक्सप्रेशन देखी वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्प यहाँ पे आपको इससे मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थोड़ी तबीयत यहाँ पे ख़राब थी तो ऑडियो में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस दिखा होगा, उसके लिए फिर से सॉरी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।